दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को ज़रूर देखिएगा। और यह इसका सीरीज का पार्ट 7 है, जिसमें मैं 20 प्रश्नों को देखूंगा और विस्तार में देखूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को पूरा आप देखें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि ऑप्शन जो ए नज़र आ रहा है नाइक्रोम, तो जो हीटर का तार होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। और जो ऑप्शन सी नज़र आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। तो पूछा जा सकता है कि अग्निशमन यंत्र में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि जो ऑप्शन डी है टंगस्टन, तो जो बल्ब होता है उसके फिलामेंट में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपको इतनी प्रश्न याद रखनी है जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे रियल टेस्ट समझ के देना चाहते हैं तो ऑडियो वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे स्वामी विवेकानंद। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और जो ऑप्शन ए नज़र आ रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इनके राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। जबकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए रिलेट कैसे किया मैंने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। जो ऑप्शन बी नजर आया रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण परमहंस जो थे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो इसे भी आपको याद रखनी है। और जो ऑप्शन डी नजर आ रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वे रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु थे। और जबकि पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे चित्तरंजन दास। और जो महादेव गोविंद रानाडे मैंने आपको बताया जो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, वे एवो ह्यूम के भी गुरु थे। तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी कौन है? तो भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी जो है वह बैरन द्वीप है। और ये बैरन द्वीप कहाँ है? तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। और यह विस्फोट कब हुआ था? तो बैरन द्वीप में विस्फोट 28 मई 2005 को हुआ था। और यह विस्फोट लगभग जो है बैरन द्वीप 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जो इसकी सबसे अधिकतम ऊंचाई है वह 353 मीटर है। जो ऑप्शन बी नज़र आ रहा है नार्कमंदन द्वीप, यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप नहीं, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो मृत ज्वालामुखी है। जबकि पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो ऑप्शन सी नज़र आ रहा है पुहोनु ज्वालामुखी, जो हवाई में है, सबसे ऊंचा है। और इसके पहले जो था विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी वह था माउना लोआ। माउना लोआ सबसे बड़ा था पहले, पर मई 2020 के बाद से जो ऑप्शन सी नज़र आ रहा है पुहोनु ज्वालामुखी वह दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी या सबसे बड़ी ज्वालामुखी बन गई है। जबकि जो ऑप्शन डी नज़र आ रहा है किलायू, तो किलायू जो है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है और यह भी हवाई में स्थित है। इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक ज्वालामुखी की घटना होती है? तो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में इंडोनेशिया से लेकर के दक्षिण अमेरिका तक सबसे अधिक ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। इसीलिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इतनी प्रश्न आपको ज्वालामुखी से याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति के नायक कौन थे? तो बोल्शेविक क्रांति के नायक थे लेनिन। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। बोल्शेविक क्रांति हुई कहाँ थी? तो बोल्शेविक क्रांति रूस की क्रांति से ही संबंधित है और रूस की क्रांति 1917 से शुरू हुई थी। ठीक है, तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। जो ऑप्शन सी नजर आया है नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला कहाँ के क्रांतिकारी थे? दक्षिण अफ्रीका के थे और इन्हें दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है। जबकि महात्मा गांधी कहाँ के क्रांतिकारी थे? तो भारत के थे। और हिटलर जो था वह जर्मनी का तानाशाह था। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया? तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जो शिक्षा है उन्हें समवर्ती सूची में डाला गया। बात 42वें संविधान संशोधन की है, तो इससे जितने फैक्ट बनते हैं इसे देखने वाले हैं।
42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में हुआ था। और इसमें क्या क्या चेंजिंग हुई थी? तो मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था। और इससे कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि 42वां संविधान संशोधन में और क्या हुआ था। तो इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को जोड़ा गया था। तो हमारे प्रस्तावना में जो वर्ड जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, तो कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। ऑप्शन बी में नजर आ रहा है 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और इसमें क्या क्या हुआ था चेंजिंग जो इम्पोर्टेंट है? तो 21 का में, अनुच्छेद 21 के का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया था। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो अनुच्छेद 51 का है, इसमें मौलिक कर्तव्य में एक बात जोड़ी गई थी कि माता पिता की यह जिम्मेवारी है कि वह बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाए। तो इसे भी आपको याद रखनी है। जो 61वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या हुआ था? तो इसे भी हम देख लेते हैं। 61वां संविधान संशोधन में एक इम्पॉर्टेंट चेंजिंग हुआ था जो 1988 में हुआ था। 21 से 18 वर्ष मतदान की उम्र की गई थी। पहले मतदान की उम्र 21 वर्ष थी, पर 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की उम्र घटा के 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 45 में। तो अनुच्छेद 45 में जिक्र किया गया है कि 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। जबकि जो अनुच्छेद 24 है उसमें है बाल श्रम निषेध का बात किया गया है। जबकि अनुच्छेद 51 के का में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और इसमें एक कर्तव्य है, टोटल तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं, पर उसमें एक कर्तव्य है कि माता पिता की यह जिम्मेवारी बनती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिया जाए। और जो अनुच्छेद 17 है उसमें जिक्र है छुआछूत के अंत का, अस्पृश्यता का अंत का। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। बात जिप्सम की है तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। और इसे पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जबकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O, मतलब कि कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O, आधा जल। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को ठीक करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर की समाधि स्थल कहाँ है? तो कबीर की समाधि स्थल मगहर में है। मगहर, ऑप्शन ए राइट आंसर। और देखते हैं जो बीरभूम है, तो बीरभूम में राजीव गांधी की समाधि स्थल है। विजय घाट जो है वह लाला लाजपत राय की समाधि स्थल है। जो बापू की समाधि स्थल है उसे राजघाट कहा जाता है। और जो शांतिवन नेहरू जी का समाधि स्थल है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। समता स्थल जगजीवन राम का समाधि स्थल है। अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब कि ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सेशन का जिक्र है, संयुक्त अधिवेशन का जिक्र है। जबकि अनुच्छेद 118 में यह बात कही गई है कि जो ज्वाइंट सेशन होगा उसका अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष होगा। और जब बात संयुक्त बैठक की है, संयुक्त अधिवेशन की है, तो अब तक संयुक्त अधिवेशन भारत में मात्र 3 बार हुए हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट है याद रखनी है आपको, 1961 में हुआ था संयुक्त अधिवेशन, जो था दहेज प्रतिबंध विधेयक, जो नेहरू के काल में हुआ था। सेकेंड 1978 में हुआ था, जो बैंकिंग सेवा से संबंधित था और मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। थर्ड जो
संयुक्त बैठक हुई थी, संयुक्त अधिवेशन हुआ था 2002 में हुआ था, जो आतंकवाद निवारक विधेयक से संबंधित था, और उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में थे। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय अशोक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क जाने जाते हैं। इसके बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि भारत का नेपोलियन या के नाम से कौन जाने जाते हैं? समुद्रगुप्त। तो इसे भी आपको याद रखनी है। बात कनिष्क की है तो इनसे कुछ प्रश्न देखते हैं। पूछा जाता है कि कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे? तो आशु घोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। और कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो इसका राजवैद्य था चरक। कनिष्क के शासनकाल में ही कंधार कला, सारनाथ कला, मथुरा कला और अमरावती कला विकसित हुआ था। कनिष्क से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि शक संबंध का आरंभ किसने किया? तो शक संबंध का आरंभ 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया, और कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। बात गृह मंत्रालय की, तो अभी गृह मंत्री हमारे हैं अमित शाह, और सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो पीएमओ है, इसके अंतर्गत कुछ कार्यालय देखते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो सचिव है अभी, वह कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। और प्रधान सलाहकार अभी कौन है? तो पीके सिन्हा। तो दो चीज़ याद रखना है कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। और प्रधान सलाहकार कौन है? पीके सिन्हा। तो दोनों में पीके है, कंफ्यूज नहीं करनी है। दोनों में पीके है, प्रधान सचिव में भी और प्रधान सलाहकार में भी। एक में प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधान सचिव और प्रधान सलाहकार पीके सिन्हा। जबकि एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के कोर्ड में किनकी प्रधानता होती है? तो पृथ्वी के कोर्ड में निकेल तथा लोहे की प्रधानता होती है। निकेल को Na से और लोहे को Fe से इंडिकेट करते हैं, इसीलिए कोर्ड को नीफे भी पढ़ा जाता है। पूछ सकता है कि नीफे किसका नाम है? तो नीफे कोर्ड को ही पढ़ा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भूपर्पटी में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है? तो पृथ्वी के जो भूपर्पटी है उसमें सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु पाए जाते हैं, जबकि सबसे अधिक तत्व बोला जाए तो ऑक्सीजन पाया जाता है। और एक फैक्ट बनता है कि पृथ्वी के कितने भागों में बांटा गया? तो पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, भूपर्पटी, मेंटल और कोर्ड। तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा। एक क्वेश्चन मैं हर एक में जान के डालता हूँ ताकि आप सब आसानी से देख सको। तो कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। तो इसे आपको याद रखनी है। जो ऑप्शन है उसे हम डिटेल में देखते हैं। बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जिस टाइम 72 प्रतिनिधियों के साथ हुआ था। और कहाँ हुआ था इसका स्थापना? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। संस्थापक थे एवो ह्यूम, अध्यक्ष वैमोश चंद्र बनर्जी। और जबकि बदरुद्दीन तैयबजी जो थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और सरोजनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय। और महात्मा गांधी की बात है तो महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन किया था, अध्यक्षता की थी बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। तो इसे भी आपको याद रखनी है। और 1929 में मदन मोहन मालवीय ने 1919 में मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी, जिस टाइम जालियांवाला बाग हुआ था 1919 में। उस टाइम अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। बात देशांतर रेखा की है तो देशांतर रेखा से समय का पता चलता है। जो भाने विश्व का समय है वह कहाँ से शुरू होता है? तो ग्रीनविच मीन टाइम GMT से शुरू होता है। मतलब ग्रीनविच कहाँ है? तो इंग्लैंड में एक जगह है जहाँ से मानक समय माना गया है विश्व का, और वहाँ
जीरो से शुरू होता है, GMT ग्रीनविच मीन टाइम जो इंग्लैंड में है। और भारत का समय कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से माना जाता है, तो इलाहाबाद के नैनी से भारत का समय माना जाता है। और भारत का समय कितना आगे है, तो जो विश्व का समय है GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। और IST को क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और वो कितना है 5.5 घंटा। और पूछा जाता है कि कितने डिग्री देशांतर रेखा से भारतीय समय सीमा तय है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से समय सीमा तय है, तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और परिसीमन आयोग का स्थापना किया गया था 12 जुलाई 2002 में, और इसके पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति कुलदीप। लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। तो लोकसभा और विधानसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसके परिसीमन करने के लिए किनका गठन किया गया था, परिसीमन आयोग का। और मुख्य चुनाव आयुक्त इसके अध्यक्ष होते हैं, और अभी इसके अध्यक्ष कौन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। और पहले चुनाव आयुक्त अगर पूछा जाए तो सुकुमार सेन थे। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सबसे पहले इसका प्रयोग माइकल डी बेकी के द्वारा किया गया था। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, जिसमें हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। जो हार्ट है वह ब्लड को पंप करता है। कृत्रिम हृदय का प्रथम प्रयोग माइकल दी बेकी के द्वारा कब किया गया था, 1967 ईस्वी में। तो इसे भी आपको याद रखनी है। मानव के कुल रक्त का आयतन में लगभग 60% प्लाज्मा होता है। और इससे और क्या फैक्ट बन सकती है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। अगर आपको अपर्याप्त आपूर्ति है रक्त की तो उसे क्या कहते हैं, इस्कीमिया। तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, परमाणु अप्रसार संधि कब लागू की गई थी, तो परमाणु अप्रसार संधि 1970 में लागू की गई थी। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आइनू जनजाति का संबंध किस देश से है, तो आइनू जनजाति का संबंध जापान से। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। इसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अफरीदी जो है वह पाकिस्तान की जनजाति है। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका और कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है। एस्किमो उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। और पपुआ जो है वह न्यू गिनी की जनजाति है। माओरी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है जनजाति से, इतनी जनजातियों को आपको याद रखनी है। अफरीदी पाकिस्तान, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका और कालाहारी मरुस्थल, एस्किमो उत्तरी अमेरिका, पपुआ न्यू गिनी, पपुआ कहाँ की, न्यू गिनी, माओरी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, आइनू जापान। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। क्यों पारित हुआ, तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उसकी कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था, विलियम पिट के नाम पे था, जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम ब्रिटेन के, तो उन्हीं के नाम पे था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची टावर कौन है, तो दुनिया की सबसे ऊंची टावर है बुर्ज खलीफा। क्या है, बुर्ज खलीफा, जो यूएई में है। तो इसे भी आपको याद रखनी है। इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन बी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो गुजरात में नर्मदा जिले में स्थित है। और एक और है मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम भी अहमदाबाद में है, जो गुजरात में ही है। और सरदार पटेल के नाम पर इनका नाम रखा गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। तो इसे भी आपको याद रखनी है। अब आपके लिए प्रश्न की बारी है, मनसब देने की प्रथा किस मुगल शासक ने शुरू की, तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर यह ऑडियो आपके लिए अच्छी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।